जिस दुल्हन की मुस्कुराती हुई तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको देखकर लग रहा होगा कि ये दुल्हन जो शादी के दौरान मुस्कुरा रही है, ये दुल्हन अपने दूल्हा से इस शादी से खुश है, इसलिए ये मुस्कुरा रही है, शादी को एंजॉय कर रही है। लेकिन आपकी सोच बिल्कुल गलत है। इसकी जो मुस्कुराहट है, इस मुस्कुराहट के पीछे एक कातिलाना खौफनाक प्लानिंग छिपी हुई है। और शादी के महज 25 दिन गुजरे थे कि जो ये नई नवेली दुल्हन है, जिसके हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी थी, ये शादी के 25 दिनों तक प्लानिंग करती है और 25वें दिन अपने पति को इतनी शातिराना मौत के घाट उतारती है कि पुलिस वाले खुद इसको चुप कर रहे थे। पुलिस वाले खुद बोल रहे थे कि तुम परेशान मत हो, तुम मत रो, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन आखिर में इतनी शातिराना प्लानिंग थी, पुलिस खुद इस दुल्हन को चुप कर रही थी, इसके दुख में इसका साथ दे रही थी। लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से यह पकड़ी जाती है। और फिर जब इससे पूछा जाता है कि आखिर तुम शादी के टाइम पर खुश थी, शादी के बाद खुश थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक, तब फिर तुमने अपने नए नवेले दूल्हा की क्यों हत्या की, किस प्लानिंग से तुमने शातिराना प्लानिंग कर कर कैसे हत्या की। जब ये पूरी कहानी बताती है तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जब आप सुनेंगे पूरी कहानी को तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश का सिंगरौली ज़िला है और वहीं का एक रजनिया कटरा, एक जंगली मतलब जंगलों जैसा इलाका है। रोड गुजर रहा है और वहीं पर 8 मार्च की रात लगभग 12 बजे का टाइम था कि वहाँ से जो ट्रक वाले गुजर रहे थे उनको एक शख्स पड़ा हुआ रोड पर दिखाई देता है। बाइक वहीं पर पास में पड़ी हुई थी। ट्रक वालों को देखकर लगता है कि शायद इस शख्स का एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर ये गिरा है। फौरन जो ट्रक वाले थे वो पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे एक शख्स रोड के किनारे पड़ा हुआ है। लेकिन ट्रक वाले अपना ट्रक रोककर उतरते नहीं हैं, बस पुलिस को सूचना दे देते हैं। और सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है। उसी जगह पर जो लोकेशन बताई थी वहां पर एक बाइक पड़ी हुई थी और शख्स वहीं पर पड़ा हुआ था। पुलिस फौरन उसको उठाती है। पुलिस को लगता है कि शायद ये शख्स बाइक से गुजर रहा होगा और इसका एक्सीडेंट हुआ है और बाइक गिर गई है। पुलिस वाले जब उसको उठा रहे होते हैं, एम्बुलेंस को बुलाने के बाद उसको रख रहे होते हैं कि उसके फ़ोन में एक जो फ़ोन रखा हुआ था उसकी जेब में, और वो फ़ोन बराबर बजे जा रहा था। पुलिस वाले फ़ोन को रिसीव करते हैं और पूछते हैं कि आप कौन और किससे बात करनी है। तो दूसरी तरफ से एक महिला बोलती है कि जी कहाँ पर हो, अभी तक पहुँचे नहीं घर, तुम कहाँ हो। और जो महिला थी वो बेहद ज़्यादा रो रही थी। फ़ौरन पुलिस वाले उस महिला से पूछते हैं कि आप कौन हैं और ये जो शख्स हैं जिनके पास आपने फ़ोन किया है इनका नाम क्या है। जो महिला बोलती है वो कहाँ पर हैं, आप मेरी उनसे बात कराओ, वो मेरे पति अजय हैं और वो यहाँ से निकले थे, उनका फ़ोन नहीं उठ रहा था कि आपको फ़ोन पड़ा हुआ मिला है, गिरा हुआ मिला है, आप कौन बोल रहे हैं, अजय कहाँ पर हैं। वो महिला ताबड़तोड़ बड़ी तेज़ी से ऐसे सवाल करती है और जो पुलिस वाले थे वो बोलते हैं कि आपके जो पति हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनकी थोड़ी बहुत चोट आई है, हम उनको अस्पताल लेकर पहुंच रहे हैं, आप हॉस्पिटल आ जाएं। वहीं जब पुलिस वालों ने उस शख्स को उठाते टाइम देखा था तो पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये शख्स मर चुका है, लेकिन अस्पताल ले जाकर कंफर्म कराना ज़रूरी है। पुलिस की टीम फ़ौरन जो शख्स अजय था उसको अस्पताल लेकर पहुँचती है और डॉक्टर से चेक करते हैं तो पता चलता है कि अजय की मौत हो चुकी है। और जो डॉक्टर्स थे उनको ऐसा लगता है कि शायद मोटरसाइकिल से गिरने के बाद अजय के सर में चोट आई और उसकी वजह से अजय की मौत हो गई। वहीं एक्सीडेंटली ये मौत थी। तो पुलिस जो अजय की बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और कुछ ही देर के बाद जो महिला को पुलिस ने बताया था उसकी पत्नी को, वो पत्नी अपने परिवार के साथ अस्पताल में पहुंच जाती है, रोती हुई पीटती हुई। पुलिस वालों से पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं। पुलिस वाले उसको हिम्मत देते हैं कि आप परेशान मत हो, आप मतलब अपने दुख को कम करें, आपके पति की मौत हो चुकी है। ऐसे पुलिस वाले उसको हिम्मत देते हैं। परिवार में रोने पीटने पड़ जाते। वहीं पुलिस अब अजय के बारे में पता करती है कि अजय कहाँ गया था, कहाँ से वापस जा रहा था और आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी, क्योंकि ये सारी कड़ियाँ मिलाने के बाद ही पता चल पाएगा कि अजय का एक्सीडेंट किस टाइम पर हुआ था और किस मतलब कहाँ से आते टाइम हुआ था। जब पुलिस ये जानकारी लेती है और अजय के बारे में पूरी डिटेल्स निकालती है तो अजय के परिवार वाले बताते हैं कि जो अजय है इसकी उम्र लगभग 22 से 24 साल है और ये मेहनत मजदूरी कर कर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। वहीं इसकी 12 फरवरी को ये रजनिया कटरा से जो आगे गांव है वहीं की रहने वाली लड़की उमा से इसकी शादी हुई थी। शादी के बाद ये बड़ा बेहद ज़्यादा खुश था उमा के साथ
वहीं 7 मार्च को ये उमा को उसके मतलब मायके छोड़ने के लिए गया हुआ था। 7 मार्च को उमा को ये छोड़कर वहीं पर रुकता है और 8 मार्च की रात लगभग 7 से 8 बजे के टाइम पर यह अपनी पत्नी उमा से मिलकर वहाँ से अपने ससुराल से निकलता है अपने घर आने के लिए बाइक से। और 9 से 10 बजे का टाइम था कि जो रजनिया कटरा है वहीं पर इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद इसकी पत्नी बराबर इसको फ़ोन की जा रही थी और इसका फ़ोन उठ नहीं रहा था। और आखिर में जब आपने फ़ोन उठाकर बताया 12-1 बजे के टाइम पर कि इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तब हमें जानकारी मिली और उससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। अब परिवार को, सारे रिश्तेदारों को यही लग रहा था क्या सुनसान रोड है, वहाँ पर हो सकता है किसी ट्रक वगैरह ने टक्कर मार दी होगी, क्योंकि सिंगल रूट है तो आने मतलब सामने से इधर से उधर दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। तो परिवार को यही लगता है कि एक्सीडेंटली मौत है और परिवार के लोग बस अंतिम संस्कार करने के इंतज़ार में थे कि बॉडी पोस्टमार्टम के बाद मिलेगी, हम अंतिम संस्कार करेंगे। वही जैसे ही 9 मार्च को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि जो अजय है इसकी कोई एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई, बल्कि इसकी गाड़ी को रोक कर इसको बहुत ज़्यादा मारा गया है, पीटा गया है और फिर इसकी बॉडी को बाइक पर बिठाकर बॉडी को गिराया गया है कि ऐसा लगे कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई है, हत्या की गई है और एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई है। अब जब पुलिस को इतना पता चलता है तो ये भी पता चलता है कि ज़रूर ये प्लानिंग से हत्या की गई होगी। लेकिन पुलिस के लिए भी एक बड़ा सवाल ये था कि अजय जब 7 मार्च को अपने ससुराल में गया तो जो हत्यारे थे 8 मार्च को जब अजय निकला था तो हत्यारों को कैसे पता चला कि अजय अपने ससुराल से निकल कर वापस अपने घर जा रहा है और किस जगह पर है। ये जानकारी तो सिर्फ किसी खास इंसान को पता होगी। पुलिस अजय की कॉल डिटेल्स चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि आखिरी बार जो बातचीत हुई थी वो उमा से हुई थी और उमा से लास्ट टाइम बातचीत होने के बाद फिर कोई बातचीत नहीं हुई है, मतलब लास्ट लोकेशन उमा को पता थी। पुलिस उमा की कॉल डिटेल्स निकालती है, पता करती है कि उमा ने अजय से बात करने के बाद किससे बातचीत की थी, उमा के क्या संबंध हैं, वह उमा किससे बातचीत करती है। जब पुलिस ये निकालती है तो उसी बीच पुलिस को पता चलता है कि जिस टाइम पर उसने अजय से लास्ट टाइम बात की थी उसके फ़ौरन बाद उसने एक नंबर पर कॉल की थी जो अमर बहादुर वैश्य का नंबर था, उस पर कॉल की थी। अब पुलिस अमर बहादुर के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि अमर बहादुर शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं और पुलिस को शक होता है। जब अमर बहादुर की लोकेशन चेक की जाती है तो पता चलता है कि जिस जगह पर ये जो अजय की डेड बॉडी मिली थी पुलिस को, वही की लास्ट लोकेशन अमर बहादुर की थी। अब पुलिस को ऐसे ऐसे कर पता चलता है और पुलिस फ़ौरन उमा और अमर बहादुर को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद सख्ती से जब उमा से पूछा जाता है कि हमें सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने ही अपने प्रेमी अमर बहादुर के साथ मिलकर इस हत्या में तुमने प्लानिंग की थी और हत्या की, अब ये बताओ कि आखिर हत्या की तुमने प्लानिंग क्यों की और अगर तुम अपने पति से मतलब ये शादी नहीं करना चाहती थी अजय से, तो फिर तुमने शादी क्यों की और शादी के टाइम पर तो तुम बेहद ज़्यादा खुश थी, सब कुछ था, अब आकर तुमने आखिर हत्या की, वो भी 2 बच्चों के अपने प्रेमी के लिए। अब जब ये सवाल किया जाता है क्योंकि कॉल डिटेल्स में पुलिस को पता चल चुका था कि शादी के बाद से भी बराबर ये अमर बहादुर से पूरे दिन बातचीत किया करती थी, पूरे दिन ये कॉल पर रहती थी, इस तरीके से पुलिस को कंफर्म हो चुका था कि ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। जब उमा से ये सवाल किए जाते हैं तो उमा टूट जाती है और उमा बताती है कि 2 साल पहले उसकी इंस्टाग्राम पर वो रील्स बनाकर डाला करती थी और तभी उसकी रील्स पर एक कमेंट्स आता है और वो कमेंट्स अमर बहादुर का था। अमर बहादुर मेरी कास्ट का था, इसलिए मेरा ध्यान फ़ौरन उसके ऊपर जाता है। मैं उसकी वीडियोस को खोल कर देखती हूँ तो अमर बहादुर भी वीडियोस बनाता था और ऐसे ही कर अमर बहादुर मेरी तारीफ़ करता है। फिर मैं उससे बातचीत करने लगती हूँ और मुझे पता चलता है कि जो अमर बहादुर है ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं प्यार अमर बहादुर से करती थी। वहीं मेरे परिवार के लोग मेरी शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे और मैं ये जानती थी कि अगर मैं अपने परिवार को ये बोलूँगी कि मैं अमर बहादुर से शादी करना चाहती हूँ तो कोई भी मेरी शादी करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि अमर बहादुर शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरी शादी नहीं होगी। इसीलिए मैं अपने प्रेमी से बातचीत करती हूँ अमर बहादुर से और वो बोलता है कि हमारे पास एक ही तरीका है एक होने का, वो तरीका ये है कि अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद तुम विधवा हो जाओगी तो फिर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा और उसके बाद फिर तुम ज़िंदगी भर के लिए मेरी हो जाओगी। अब ये उमा बोलती है कि बात तो सही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी शादी हो और पति की मौत हो जाए। तो अमर बहादुर बोलता है कि पति की मौत नहीं होगी, बल्कि हमें पति की हत्या करनी पड़ेगी और वो भी बड़ी शातिराना और प्लानिंग से। उमा तैयार हो जाती है और उमा
अजय के साथ बड़ी खुशी खुशी शादी कर लेती है। शादी के बाद भी ये खुश थी, क्योंकि ये खुश इस वजह से थी क्योंकि इसकी प्लानिंग का हिस्सा था ये शादी। शादी होने के बाद ही इसकी ज़िंदगी में अमर बहादुर ज़िंदगी भर के लिए आएगा, इसलिए अजय को प्यार करती है, सब करती है। और 7 मार्च को जब ये अपने मायके आती है तो अजय को वहाँ पर अपने घर रोकती है। और उसके बाद 8 मार्च को जब अजय अपने घर जाने के लिए निकलता है तो ये बोलती है कि देखो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, मुझे फ़ोन उठाकर लोकेशन बराबर बताते रहना, तुम कहाँ तक पहुँचे कहाँ तक नहीं पहुँचे। अजय को लगता है कि वाह यार कितनी प्यारी पत्नी मिली है, मतलब मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखती है, इतनी ज़्यादा केयर करती है कि जब मैं निकलूँगा तो बार बार फ़ोन कर ये पता करेगी बाबू तुम कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक नहीं पहुँचे। तो अजय को बड़ी खुशी होती है और अजय बोलता है कि बाबू बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम फ़ोन करोगी पहली बार मैं फ़ोन उठाऊंगा। और जैसे ही 8 मार्च को अपने घर के लिए रवाना होता है तो उमा फ़ौरन अपने प्रेमी अमर बहादुर को फ़ोन करती है कि अजय निकल चुका है। और फिर उसके बाद ये थोड़ी देर गुजरने के बाद ये फिर से अजय को फ़ोन करती है और अजय से पूछती है कहाँ तक पहुँच गए बाबू, किस रास्ते से जा रहे हो। अजय उसको लोकेशन बता देता है कि वो रजनिया के कटरा का जो जंगल है उस रास्ते से गुजर रहा है। फ़ौरन ये जो अमर बहादुर था ये अपने दोस्त चंद्र प्रकाश को लेता है और अपनी जो गाड़ी थी इसकी बोलेरो उस कार से पहुंचता है। और जब ये देखता है कि सामने से अजय आ रहा है तो अजय की बाइक में ये टक्कर मारता है। कार की टक्कर से अजय साइड में गिरता है। फ़ौरन ये लोग अपनी कार रोक कर उतरते हैं। अजय को लगता है शायद गलती से ही सब कुछ हुआ है, ये लोग मेरी मदद करेंगे। लेकिन फिर ये लोहे की रॉड निकालते हैं और बेचारे मासूम अजय की, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसके ऊपर ये टूट पड़ते हैं और जब तक मारते हैं जब तक अजय की मौत नहीं हो जाती। अजय की मौत के बाद ये अमर फ़ौरन उमा को बताता है कि खुशखबरी है, हमने उसको मौत के घाट उतार दिया। उमा बेहद ज़्यादा खुश होती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आप सोच कर देखिए कि जिससे इसने 25 दिन पहले शादी की, 25 दिनों तक उसके साथ रही, संबंध बनाए और अजय इसको इतना ज़्यादा प्यार कर रहा था, लेकिन ये अपनी प्लानिंग में लगी हुई थी, प्लानिंग को बराबर रच रही थी। इसको इंतज़ार था कि अजय कब इसके घर आएगा, कब वापस जाएगा और फिर वापस जाते टाइम हत्या कर देंगे और सबको दिखाएंगे कि ये एक्सीडेंट है। और सबसे ज़्यादा जो रोने का नाटक कर रही थी वो उमा ही कर रही थी। पुलिस को जब ये कहानी पता चलती है तो पुलिस क्या हर कोई हैरान हो जाता है कि जिस उमा के लिए लोग तरस खा रहे थे वही उमा ने बेचारे मासूम अजय को, जिसकी कोई गलती नहीं थी, कोई कसूर नहीं था, उसकी हत्या कर डाली। अब आप सोच कर देखिए कि एक लड़का है, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, भैया शादी कर रहे हैं, लड़की मुस्कुरा रही है, लड़की खुश है, लड़की मना भी नहीं कर रही है कि मैं शादी से नाखुश हूँ। वो तो ये बोल रही है कि मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और अजय खुश था, अजय को कानो कान खबर नहीं थी और उस मासूम की इसने हत्या कर दी। ऐसे आरोपियों को जब तक कठोर सज़ा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। ऐसे ही बेकसूर लड़के मरते रहेंगे, बेकसूर मासूम लड़कों को ये प्रेम प्रसंग में मारा जाता रहेगा। और प्रेम प्रसंग में ज़रूरी नहीं है सिर्फ लड़के मरते हैं, लड़कियां भी मर रही हैं, लड़के मार रहे हैं। तो इसमें यह है कि जो भी अपराधी निकले उसको कठोर कारावास की सज़ा मिलनी चाहिए। उसके घर को खैर बुलडोज़र नहीं चलाना चाहिए, लेकिन उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें।